I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that वेलकम टू ऑल इन माय चैनल फैशनेटर एट टेक। ये जो कहानी है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, यह जैन गोडियोसो द्वारा लिखी गई है। और ये जो कहानी है ये बहुत अच्छी कहानी है। इसके ऊपर मैंने क्लास 6 में एक पोएम है, आप सबने पढ़ी होगी, वो भी मैंने डिटेल में बनाई है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ, दीवारों से मकान बनता है परंतु प्यार से घर बनता है। लेखक अपने जीवन में बचपन की एक घटना के द्वारा इस विचार को व्यक्त करता है। जो लेखक हैं जैन, वो अपने जीवन की एक बचपन की घटना को इस लेख में उतार रहे हैं। उन्होंने अपना पुराना स्कूल छोड़ दिया था, नए स्कूल में आ गए थे। उन्हें अपने पुराने स्कूल की बहुत याद आती थी और नए स्कूल में उन्होंने कोई भी मित्र भी नहीं बनाए थे। वह अपनी माँ के साथ रहते थे और एक उसके पास प्यारी बिल्ली थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और एक दिन वह अपने घर में बैठे थे रविवार को, उनके घर में बहुत बड़ी आग लग गई, यानी उसका पूरा घर तबाह हो गया। वह अपनी माँ के साथ बच निकला परंतु उसकी सारी चीज़ें सब कुछ जल गई थी। और कैसे वो उस उदासी से, उस घटना से बाहर आए, ये सब कुछ अब हम इस चैप्टर में वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, वीडियो को पूरा देखें, डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख लें और नोट डाउन कर लें। इसके बाद लास्ट में इसके डिफिकल्ट वर्ड और क्वेश्चन आंसर हर बार की तरह मैं दूंगी। वीडियो पॉज करके आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। चैप्टर 8, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। यह स्टोरी, ये कहानी दिखाती है कि एक नौजवान, टीनेजर मतलब नौजवान होने की वजह से आपको क्या क्या चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और जब आप बड़े होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, ऑथर अपनी इन परेशानियों से कैसे बाहर आया। ये सब आपके साथ भी हैं और रियली इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं वो आप सबसे ही रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल एक्वार्ड, इसका मतलब क्या है, तकलीफप्रद, यानी फर्स्ट ईयर यानी पहला साल, एक्वार्ड मतलब तकलीफ दे। हाई स्कूल में अपना पहला वर्ष मुझे तकलीफ दे महसूस हो रहा था। मैं हाई स्कूल में आ गए थे, 10th में आ गए थे। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me, क्या बताते हैं वो, it felt strange starting over a freshman, यानी जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद, आफ्टर लीविंग मतलब हाई स्कूल छोड़ने के बाद, जहाँ मैं अपनी क्लास का मॉनिटर था, हेड मतलब मॉनिटर था, और सारी सीनियरिटी उसने छोड़ दी क्योंकि अगर वो उसी स्कूल में होते तो वो अपनी स्कूल के सीनियर होते। मुझे, जहाँ मुझे सब श्रेष्ठता महसूस हुआ करती थी, जो कि ऊंची कक्षा में होने के कारण महसूस होती थी, अब एक नए विद्यार्थी के रूप में फिर से शुरू करना बड़ा अजीब सा लग रहा था। स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन, फ्रेशमैन यानी दोबारा से शुरू करना। पहले वो बड़े, जब जिस स्कूल में थे वो 8th क्लास उनकी सबसे बड़ी क्लास थी, वो अपने क्लास के मॉनिटर थे और श्रेष्ठता महसूस करते थे, परंतु अब जब वो नई स्कूल में आए जो कि 9 से शुरू होता था, तो वहाँ उन्हें सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और उन्हें जो अपनी शुरुआत करनी थी वो फ्रेशर जैसी कर रहे थे। The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friend was sent to a different high school. यह जो स्कूल था वह पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था। ट्वाइस मतलब दुगना बड़ा था। और एक बात और बुरी थी, वर्ष मतलब और बुरी थी, कि जो मेरे पक्के मित्र थे वो सब दूसरे स्कूल्स में चले गए। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेलापन, मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच डेट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, मैं अपने पुराने अध्यापकों को बहुत ज़्यादा याद करता था
और उनसे मिलने के लिए वापस जाया करता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वे मुझे बताते थे कि मैं अपने स्कूल की नई क्रियाओं में भाग लूं, जिससे मैं वहाँ के लोगों से मिल सकूं। Encourage मतलब प्रोत्साहित करना। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. वह मुझे यह भी बताते थे कि मैं समय के साथ वहाँ टिक जाऊँगा। I would adjust मतलब एडजस्ट कर लूँगा। End up और संभवतः मैं अपने पुराने स्कूल की अपेक्षा नई स्कूल से ज़्यादा प्यार करने लगूँगा। ऐसा होता भी है, आप सब लोगों के साथ भी हुआ होगा। 9th में बहुत सारे बच्चे इस बार स्कूल में आए हैं और उनको अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा अटैचमेंट है वहाँ के टीचर्स से, और नए स्कूल्स में एडजस्ट होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा ही वो राइटर के साथ भी हुआ। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. उन्होंने मुझसे वादा लिया कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं फिर भी कभी आकर उनसे मिलता रहूँगा। टाइम टू टाइम यानी समय पर मिलता रहूँगा। I understand the psychology in what they were saying, but I took some comforts in nonetheless. मैं जो वे बात कह रहे थे मैं उनकी मनोवैज्ञानिकता को समझता था। आई अंडरस्टैंड मतलब समझता था, साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिकता। फिर भी मुझे इसमें कुछ राहत महसूस हुई, मतलब कंफर्ट हुए थे, सारे लोग उन्हें समझा रहे थे राइटर को। मैं रियली ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसे पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. एक रविवार की दोपहर को, जब अभी मेरे द्वारा हाई स्कूल शुरू किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैं अपने घर के डाइनिंग रूम टेबल पर बैठा रहा था और अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। यह पतझड़ ऋतु का एक ठंडा और तेज हवा वाला दिन था। As usual, my red tabby cat was lying on top of my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment shake. And we had a fire going in our fireplace. और हमने अपने घर में अंगीठी में आग लगा रखी थी। As usual, पहले की बात ही, मेरी लाल धारीदार वाली बिल्ली, टेबी मतलब रंग बिरंगी धारीदार वाली बिल्ली, मेरे कागजों के ऊपर बैठी हुई थी। ऊंचे ऊंचे स्वर में लाउडली म्याऊं म्याऊं कर रही थी और कभी कभी मनोरंजन के लिए मेरे कलम के ऊपर अपने पंजे जोर जोर से मार रही थी। ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए मैं कभी कभी उसका पेन छीन रही थी, उस पर अपने पंजे मार रही थी। She was never far from me. वह मुझसे कभी भी दूर नहीं रहती थी। I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. जब वह एक बहुत छोटा बच्चा हुआ करती थी और किसी तरह वह जानती थी कि उसे जीवन देने में मेरा ही हाथ है, यानी ये बिल्ली जो होगी कहीं परेशानी में होगी या फिर बहुत छोटी होगी, अपनी माँ से बिछड़ गई होगी, तो लेखक ने इसको बचाया। My father kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी माँ घर को सुख और गर्म बनाए रखने के लिए आग में कोयले डालती जा रही थी। स्टॉकिंग मतलब कोयले डालना। Suddenly I smelled something strange and then I noticed it. तभी मुझे कुछ अजीब सी गंध आई। स्मेल मतलब गंध आना। एंड देन और तब मैंने नोटिस किया कि स्मोक प्योरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सेलिंग। फिर मुझे दिखाई पड़ा कि लकड़ी की छत की जोड़ वाली जगह से धुआं निकलता हुआ। स्मोक प्योरिंग इन थ्रू द सीम ऑफ सीलिंग यानी छत में से बाहर निकल रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली डेट वी वुड बेयरली सी। धुआं कमरे में इतनी तेजी से बढ़ गया कि हमें मुश्किल से ही कुछ दिखाई दे रहा था। बेयरली सी मतलब मुश्किल से। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल ran out into the front yard. By the time we made our way outside, स्वयं को सामने के दरवाजे पर एकत्र करके हम सभी आंगन की ओर दौड़े। यार्ड मतलब
आंगन की ओर। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूम वॉज engulfed इन फ्लेम एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। इस समय तक जब सभी बाहर निकलने का रास्ता बना रहे थे, संपूर्ण छत पर आग की लपटें थी तथा यह शीघ्रता से फैल रही थी। इनगल्फ मतलब फ्लेम्स यानी बहुत ज़्यादा आग की लपटें होना, स्प्रेडिंग क्विकली बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इनटू द हाउस। मैं पड़ोसियों की ओर अग्निशमन विभाग के वाहन को बुलाने की ओर भागा, जबकि मैंने अपनी माँ को वापस मकान में भागते हुए देखा। फायर डिपार्टमेंट मतलब अग्निशमन, जो आग बुझाने के लिए आते हैं ना, उसको बुलाने के लिए अपनी पड़ोसियों की तरफ भागा। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेरी माँ जरूरी दस्तावेजों से भरे एक धातु के छोटे बक्से को उठाए भागते हुए मकान से बाहर आई। इम्पोर्टेंट दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, मेटल बॉक्स यानी धातु का बॉक्स। She dropped the case on the lawn and in crazed state ran back into the house. उसने बॉक्स को लॉन में गिरा दिया और एक पागलपन की दशा में वापस मकान की ओर भागी। ड्रॉप मतलब गिराना, लॉन मतलब बगीचे में, और क्रेज्ड स्टेट मतलब पागलपन की दशा। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर। मैं जानता था कि अब वह किसके पीछे गई है। My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in the flame. मैं जानता था कि मेरे पिता उस समय मर गए थे जब मैं छोटा बच्चा था, और मुझे पक्का पता है, सर्टेन मतलब मुझे निश्चित पता था कि मेरी माँ उनकी तस्वीरों को और पत्रों को लेने गई है जिसको वह आग में जलने नहीं देगी। There were the only things that she had to remember him by. ये वही चीज़ें थी जिन्हें वह अक्सर याद करती थी। Still I screamed at her, Mom no. फिर भी मैं निश्चल होकर उन पर चिल्लाया, Mom नहीं। Still मतलब मैं जानता था कि मेरी माँ उनके लिए भाग रही है और वो उनको नहीं जलने देगी, लेकिन मैं फिर भी चिल्लाया। Was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं उसके पीछे दौड़ने वाला था कि मैंने महसूस किया, फेल्ट मतलब महसूस किया, कि एक बड़े हाथ ने मुझे पकड़ लिया है। इट वॉज अ फायरमैन। यह एक अग्निशमन करता था। फायरमैन मतलब आग बुझाने वाले। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रंक्स। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया था कि गली पहले से ही आग बुझाने वाले ट्रकों से भर गई है। फील्ड मतलब भर जाना, फायर ट्रक्स यानी आग बुझाने वाले ट्रक। I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is there." मैंने स्वयं को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने का प्रयास किया और उससे कहा, तुम नहीं समझते कि मेरी माँ अंदर है। ग्रैस्प मतलब पकड़, yielding मतलब चीख के कहा। He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने मुझे पकड़ रखा था जबकि दूसरे अग्निशामक घर के अंदर घुसे। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I had run, it was right. वह जानता था कि मैं बहुत तार्किक तरीके से काम नहीं कर रहा था। वह मुझे जाने देता तो मैं भाग जाता। यानी मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था कि मुझे बचाओ या करो, मैं बिल्कुल सच में कर रहा था। और वो जानता था कि अगर उसने मुझे छोड़ा, इफ़ ही वर टू लेट गो, यदि उसने छोड़ा तो मैं अंदर भाग जाऊंगा। ही वॉज राइट, वह सही था, क्योंकि भाई कोई भी बच्चा अपनी माँ को आग में जलते हुए नहीं देख सकता। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। उसने कहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वे उसे बचा लेंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। उसने मेरे चारों ओर एक कंबल लपेटा और मुझे कार में बिठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with, और जल्दी ही एक अग्निशामक आग बुझाने वाला व्यक्ति मेरी माँ को खींचते हुए बाहर लेकर आया। देखिए आप इस पिक्चर में देखिए क्या कंडीशन रही होगी। ये है वो लड़का और उसके नेबर्स हैं, और ये ट्रक है, फायर ट्रक। ये अग्निशामक व्यक्ति हैं जो उसको बचा रहे हैं, उसके घर को जलने से बचा रहे हैं, और उसका घर कैसे धू धू करके जल रहा है। आई होप आप इस पिक्चर से बेटा इमेज कर सकते हैं। माई मॉम इन टो,
वह अंदर से मेरी माँ को खींचते हुए ला रहा था। He quickly took her over the truck and put an oxygen mask on her. वह उनको जल्दी से ट्रक में ले गया और उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। I ran over and hugged her. मैं उनकी तरफ भागा और उनसे लिपट गया। All those time I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. इस पूरे समय मैंने उनसे कोई भी बात नहीं किया और उनके खो जाने के विचार से नफरत करता रहा। थॉट ऑफ लूजिंग मतलब खो जाने के विचार से। एवर आर्ग्यूड मतलब कोई भी तर्क नहीं किया, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी और बच्चा भी उनको परेशान नहीं करना चाहता। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। फायरमैन ने कहा वह ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। उन्होंने थोड़े से धुओं को सांसों में खींच लिया। इनहेल्ड मतलब अंदर ले लिया है। एंड देन ही ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. और तब वह वापस दौड़ गया जबकि आग से लड़ने के लिए मेरी माँ और मैं कुद्र हुए वहीं बैठे रहे। डेज मतलब क्रोधित हुए, सेट मतलब बैठे ही रहना। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मुझे घर को जलते हुए देखना स्मरण है तथा यह सोचना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो राइटर हैं ये उन सब बातों को याद करके बता रहे हैं। 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे बाद आग पूरी बुझ चुकी थी। Our house was almost completely burned down. और हमारा घर पूरी तरह से लगभग जल चुका था। But then it struck me. लेकिन इस बात ने मुझे चौंका दिया। struck मतलब चौंका दिया। I had not seen my cat. मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा। Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ है? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. वैसे अधिक होने के कारण मैंने एहसास किया कि वह कहीं मिल नहीं रही थी। Then all at once to hit me, the new school, the fire, my cat, I broke down in tears and cried and cried. तब अचानक इस बात ने मुझे गंभीर चोट दी। नया स्कूल, आग और मेरी बिल्ली, मैं सब बहुत बुरी तरह से टूट चुका था, आंसुओं में डूब चुका था और बहुत तेजी से चिल्लाता रहा और रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। मैं लंबे समय तक इस क्षति को सहन करता रहा, यानी बहुत ज़्यादा उसे लॉस हुआ था। उसका स्कूल भी छूट गया था, आग भी लग गई थी, उसका घर भी जल गया था और उसकी बिल्ली भी उससे दूर चली गई थी। The fireman would not let us go back into the house that night. अग्निशामक उस रात को वापस नहीं जा सके। Would not let us go यानी वो घर अपने वापस नहीं जा सके। It was still too dangerous. यह अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। I could not imagine living without knowing about my cat. यानी मैं अपनी बिल्ली के जिंदा या मरने के विषय में कल्पना नहीं कर सकता था। Regardless, I had to go. और अनादरता से मुझे जाना पड़ा। We piled into cars with just the clothes on our backs and a few of fireman blanket and made our way to my grandparents' house to spend the night. अनादरता से मुझे जाना पड़ा। हम कार में अपने बचे हुए कपड़ों एवं शामुकों के कंबलों को एकत्र हो गए और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर की तरफ रात गुजारने के लिए चल पड़े। The next day Monday I went to school. अगले सोमवार के दिन मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. मैं वही पोशाक पहने हुआ था जो सुबह को मैंने चर्च में जाने के लिए पहनी थी, परंतु मेरे पास जूते नहीं थे। I had kicked them off when I was doing homework. मैंने उन्हें अपने पैर से ठोकर मारकर एक तरफ कर दिया था। जब वो चर्च से आए थे, स्कूल से आए थे, तो वो अपना काम कर रहा था और काम करते हुए उसने उतार के एक तरफ रख दिया था। They become yet another casualty of the fire. और वह भी अन्य चीज़ों की भांति आग की दुर्घटना का शिकार हो गए। So I had to borrow some tennis shoe from my aunt. और इसीलिए मैंने अपनी चाची से कुछ टेनिस के जूते उधार लिए। Why could not I just stay home from my house? मैं स्कूल से लौटकर घर क्यों नहीं ठहर सकता था? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by evening
बाई एवरीथिंग। मेरी माँ इसे नहीं सुनेगी, परंतु मैं पूरी तरह से हर किसी को व्याकुल हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो घर नहीं लौटता था और परेशान हो जाता था। जब वो अपनी स्थिति को देखता था कि इसकी माँ इतनी दुखी है, उसका घर चल गया है, उसका स्कूल छूट गया है, उसकी बिल्ली चली गई है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे राइटर, और अपनी इस कंडीशन को ही उन्होंने अपने इस लेख में बताया है। द क्लॉथ आई वॉज वेयरिंग लुक वरीड। जो कपड़े मैं पहने हुआ था वे बिल्कुल अजीब से लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स। मेरे पास कोई किताब नहीं थी, और होमवर्क, कोई भी होमवर्क नहीं था। एंड माई बैक पैक वॉज गोन। और मेरा बैक पैक भी खो गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। और उस बैक पैक में मेरी संपूर्ण जीवन थी, या मेरा संपूर्ण जीवन था। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट। मैं जितना ठीक रहने की कोशिश करता था उतना ही खराब होता जा रहा था। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ? डेट वॉट इट फेल्ट लाइक। मैं संपूर्ण जीवन को एक निर्वासित की तरह जीने की नियति द्वारा बख्श दिया गया था। यह सिर्फ ऐसा अनुभव था कि मैं उन्नति कर बढ़ना नहीं चाहता था तथा जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ मरना चाहता था। डेट्स वाट आई फेल्ट लाइक। जैसा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था। आई डिड नॉट वॉन्ट ग्रो अप। मैं इस तरह से बढ़ना नहीं चाहता था। चेंज और हैव टू हर्डल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। मैं ये नहीं चाहता था कि चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ें। आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। मैं अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता था और मरना चाहता था। देखा आपने राइटर की मानसिक स्थिति कितनी ख़राब हो गई थी। वे अपने जीवन को ख़त्म कर देना चाहते थे और आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। ये जैन है जिसके द्वारा लिखे हुए आप लेख को पढ़ रहे हैं। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ोंबी। स्कूल में एक ज़ोंबी कौन होते हैं? उदासीन होते हैं, ना परेशान होते हैं, नीरस आदमी होते हैं, उसको ज़ोंबी कहा जाता है। एवरीथिंग फेल्ट surreal एंड आई वॉज नॉट श्योर what वॉज गोइंग टू हैपन। मुझे प्रत्येक चीज़ अद्भुत लगती थी और यह भी नहीं जानता था कि क्या घटित हो रहा है। श्योरियल मतलब अद्भुत, और मुझे नहीं पता था कि क्या घटित हो रहा है। ऑल द सिक्योरिटी I had known from my old school, my friend, my house and my cat had all been wiped away. मेरी प्यारी बची हुई वस्तुएं जिन्हें मैं जानता था, मेरा पुराना स्कूल, मेरा दोस्त, मेरा घर और मेरी बिल्ली, सब कुछ झपट लिया था। ठीक है, ऑल सारी चीज़ें क्या हो गई थी? राइप्ड हो गई थी, यानी मुझसे ले ली गई थी। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, पर आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। I walked through what used to be my house after school that day. I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जब मैं एक ओर से दूसरी ओर चल रहा था जिससे मेरे घर से स्कूल का इस्तेमाल हो रहा था, मुझे यह देखकर धक्का लगा कि कितनी अधिक क्षति हुई थी। जो जला नहीं है वह पानी से नष्ट हो गया है अथवा आग बुझाने में प्रयोग किए गए रसायनों द्वारा नष्ट हो गया है। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि जब वो घर से वापस स्कूल आता था और स्कूल के बीच में उनका घर पड़ता था और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता था कि उसकी सारी चीज़ें डैमेज हो गई हैं। जो जली नहीं थी वो पानी से डिस्ट्रॉय हो गई हैं अथवा जो आग बुझाने में केमिकल प्रयोग किए गए थे उससे खराब हो गई हैं। The only material things not destroyed were the photos, album, documents and some other personal item that my mother had managed to heroically rescue. जो चीज़ें खराब नहीं हुई थी वे मात्र फ़ोटो, एल्बम, दस्तावेज और व्यक्तिगत वस्तुएं थीं जिनको मेरी माँ ने वीरतापूर्वक बचा लिया था। हीरोइकली मतलब वीरतापूर्वक, हीरो की तरह उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था, बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली चली गई और मुझे उसके लिए मेरा जो दिल था वो बहुत व्यथित था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। यह दुख को प्रकट करने का समय नहीं था। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी माँ घर से मेरी ओर तेजी से दौड़ी। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल। हमें पास में रहने के लिए घर भी ढूंढना था और मुझे जाकर स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने थे।
We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identifications to able to withdraw money from bank. हमें दादाजी से कुछ पैसे, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी से कुछ पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, पैसा और कोई भी ऐसा पहचान करने का जुगाड़ जो बैंक से रुपए निकलवाने के लिए सहायक हो, वो हमारे पास नहीं था. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक. सब कुछ धुएं में उड़ गया था. दैट वीक द रुवेल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट. उस सप्ताह ईंटों के टुकड़े जो हमारे घर के थे हटा दिए गए थे. ठीक है ना. दैट वीक द रुवेल दैट इज यूज यानी मकान बनाने के लिए जो ईंटें प्रयोग होती हैं उसको यहाँ प्रयोग किया है. हमारे घर के, क्लियर्ड ऑफ मतलब हटा दिए गए थे. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई. फिर भी हमने पास में एक अपार्टमेंट किराए में ले लिया था. आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेवरीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समहाउ वेयर टू बी फाउंड. और मैं उस मलबे को हटाते हुए देखने के लिए जाता था, इस आशा के साथ कि मेरी बिल्ली कहाँ मिलेगी. डेवरीज मतलब जो मलबा होता है उसके लिए. होपिंग मतलब आशा कि मेरी बिल्ली कहीं मिल जाए, मरी हुई वहाँ मिल जाए. शी वॉज गोन, वह जा चुकी थी. थिंकिंग अबाउट हर एज डेट वर्नेबल लिटिल किटी यानी उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, मैं इस बारे में हमेशा सोचता रहता था. In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and cower into my pocket to fall asleep. सुबह जब मैं उसे छेड़ता तथा सोकर उठता तो वह मेरे पीछे पीछे आती, मेरी रजाई में चढ़ जाती और मेरी जेब पर सोने के लिए रेंगने लगती थी. ये कब की बात है? जब उसका घर ठीक था और जब वो जला नहीं था. इन द अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह में. आई वुड डिस्टर्ब मैं उसे परेशान करता, वो आती मेरे बेड पर और क्या करती, अलॉन्ग मी मेरे पास लेट जाती, चढ़ जाती, क्लाइंब अप मेरी जेब में चढ़ जाती और मेरी पॉकेट में सोने के लिए चली जाती. आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली. मैं उसे बहुत भयानक रूप से याद कर रहा था, क्योंकि भाई वो इसका पेट था तो वो तो याद करेगा. It always seems that bad news spread quickly and in my case it was no different. यह हमेशा देखने को मिलता है कि बुरी खबर शीघ्र से फैलती है तथा मेरे विषय में भी यह अलग नहीं था. सीम्स मतलब प्रतीत होता है. स्प्रेड मतलब क्विकली बहुत तेज़ी से फैलना और मेरे केस में भी यह डिफरेंट नहीं था. एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई फ्लाइट. हाई स्कूल में हर कोई, यहाँ तक कि अध्यापक भी मेरी इस हालत को समझते थे. फ्लाइट मतलब दुखी की हालत. I was embarrassed as if somehow I was responsible. मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इसका जिम्मेदार मानता था. What a way to start off at new school. मैं यह सोचकर बहुत दुखी था कि एक नए स्कूल की शुरुआत करने का यह कैसा तरीका है. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. यह ध्यान देने का एक ढंग नहीं था जिसकी मैं तलाश कर रहा था. मतलब राइटर इतना परेशान था, वो ये सोचता था कि सब लोग मुझसे बात करें, सब लोग मुझसे मिलें, लेकिन जब उसकी ऐसी हालत हो गई तो सब लोग उस पर दया दिखाते थे, करते थे, लेकिन वो इस चीज़ को सही नहीं मानता था. उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता था. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. अगले दिन लोग विचित्र प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे जो पहले से अधिक विचित्र थी. मतलब कुछ एक्टिंग कर रहे थे, कुछ उससे बात कर रहे थे. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. मैं अपने लॉकर पर व्यायामशाला की कक्षा में जाने के लिए तैयार हो रहा था. मतलब वो जिम के लिए अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रहे होंगे. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी. लोग मेरे चारों ओर घूम रहे थे. आस्किंग मी टू हरी अप. कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो. मिलिंग मतलब निरुद्देश्य, या उनका कोई उद्देश्य नहीं था, वो सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कुछ अलग सा है, परंतु पिछले कुछ सप्ताह से कोई भी वस्तु मुझे आश्चर्य में नहीं डाल रही थी. It almost seemed that they were trying to shock me into the gym than I was why. मुझे लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जिम में मुझे जबरन धकेलना चाहते हैं. ठीक है ना. Trying to show मतलब धक्का देना चाहते हैं. Then I saw why. और मुझे ऐसा प्रतीत
हो रहा था कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ जल्दी से। There were a big table set up with all kind of stuff on it just for me. वहाँ पर एक बड़ी मेज पर मेरे लिए रखी हुई थी जिस पर हर प्रकार का सामान था। स्टफ मतलब हर प्रकार का सामान। जस्ट फॉर मी जो केवल मेरे लिए था। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebook, all kind of different clothes, jeans, top, sweatshirts. उनके पास एक ढेर था जिसमें स्कूल का सामान, नोटबुक और सभी प्रकार के डिफरेंट कपड़े थे, जींस थे, टॉप थे और स्वेटर था। इट वॉज लाइक अ क्रिसमस, यह बिल्कुल क्रिसमस की तरह था और ये सब मेरे लिए ही खरीदा गया था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस, मैं भावुक हो गया था। इमोशन मतलब भावुक हो गया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग टू मी एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वो व्यक्ति जो मुझसे कभी नहीं बोलते थे वे मेरे पास आए और मुझसे परिचित होने लगे। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन ऑफ देयर हाउस, मैं उनके घर से निमंत्रण पा रहा था। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी, उनके वास्तविक भावनात्मक बहाव से ने मेरे दिल को छू लिया यानी टच कर लिया। वो वास्तव में ऐसा कर रहे थे, वो इस तरह की नकल नहीं कर रहे थे। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली विदर्ड अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। उस वक्त अंततः मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि सभी वस्तुएं ठीक होती जा रही हैं। इंस्टेंट मतलब उस वक्त। आई फाइनली रीड मतलब चैन की सांस लेना और सोचा कि जो चीज़ें हैं पहली बार ठीक होती जा रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन मैंने मित्र बनाए। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट, एक महीने बाद मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, आई वॉज नॉट अलोन, परंतु यह इस बार अलग नहीं था, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ 2 फ्रेंड्स ऑफ माई न्यू स्कूल फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैंने स्कूल के 2 मित्रों के साथ मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग एंड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, यह मेरे लिए अग्नि में झुलसने जैसा था कि मेरी असुरक्षा की भावना को उन विचित्र लोगों के सामने रखा। मतलब जब उनका घर बनना था दोबारा से तो राइटर और उनके 2 फ्रेंड वहाँ बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं छिपे हुए स्वभाव के थे, ज़्यादा खुले हुए नहीं थे, तो वो अपनी बातें ज़्यादा किसी से बताते नहीं थे। लेकिन ये सब बहुत अजीब सा था और ये सब उन्हें लग रहा था कि लोग बाग उनकी इनसिक्योरिटी में उनके पास हैं। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस विंग रिवल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। अब मैं अनुभव कर रहा था कि मेरे जीवन में यही वह रहा है, मतलब वो ये सोच रहे थे कि अब मेरा जीवन इस तरह से ही चलेगा। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" यानी कि जबकि हम वहाँ अपने नए बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने सुना कि पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी और कहा क्या यह तुम्हारी है। यानी वो घर पे के सामने बैठा हुआ उसे बन रहा था तब अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पीछे से किसी ने आवाज़ दी और पूछा क्या यह तुम्हारी है। When I turned around to see who it was, और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा यह कौन है। I could not believe my eyes, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। A woman was standing there holding my cat, एक औरत वहाँ मेरी बिल्ली लिए हुए खड़ी थी। I leapt up and grabbed her out of the woman's arm, मैं उछला और उस महिला के बाजुओं से मैंने उसे छीन लिया। देखिए आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए ये राइटर है, ये उनकी कैट है और ये उनकी मदर है जो अपने मकान जलने के बाद, घर जलने के बाद उनको अपनी बिल्ली मिल गई थी और वो कितने खुश हो रहे थे। क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, मैं उसे अपने पास लाया और उस सुंदर नारंगी रोमों से चिल्लाया। बट हैप्पीली, वह खुश होकर गुड़गुड़ाहट करने लगी, मतलब अपनी आवाज़ निकालने लगी। माई फ्रेंड वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरे मित्र मुझसे तथा बिल्ली से लिपट गए और चारों तरफ जंप करने लगे।
Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over mile away. मेरी बिल्ली उस आग से इतना अधिक पूरी तरह से दबेदार हो गई थी कि वह दूर भाग गई थी। मतलब जब आग जली थी तो उस समय क्या हो गया था, मेरी बिल्ली बहुत ज़्यादा डर गई होगी, सो फ्रीक्ड मतलब डर गई होगी, और वो आग से बहुत दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड। उसके कॉलर पर हमारा टेलीफोन नंबर था, परंतु हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, बिना संपर्क के हो गया, यानी डिस्कनेक्ट हो गया था या ख़राब हो गया था, जल गया था। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। यह विचित्र महिला इसे उठाकर यह जानने का बहुत प्रयास करा कि यह बिल्ली किसकी थी। मतलब जिस वुमेन को वह बिल्ली मिली थी, जिस औरत को वह बिल्ली मिली थी, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करा कि ये बिल्ली उसको मिल जाए। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed। वह यह बहुत अच्छी तरह से किसी ना किसी प्रकार जानती थी कि इस बिल्ली को कोई बहुत प्यार करता था और बहुत याद करता था। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seems to dismiss। जब मैं वहाँ अपने मित्रों के साथ बैठा था और मेरी बिल्ली मेरी गोद में बैठी हुई थी, पीड़ा व हानि की सभी प्रबल भावनाएं समाप्त हो गई थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, जो लॉस और जो उनके साथ दुखी हुई थी, ट्रेजिडी हुई थी, वो सब डिसमिस हो गई थी। I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the laughter of my beloved cat। मैं अपने जीवन की एहसानमंदता, अजनबी की दयालुता और मेरी प्यारी बिल्ली की ऊंची गुनगुनाने की आवाज़ को अनुभव कर रहे थे। My cat was back and so was I। मेरी बिल्ली मेरे पास आ गई और मैं भी। बच्चों, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा और समझा होगा कि ये किस तरह की कहानी है। इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये वक्त है, ये जो समय है, ये ऐसा मरहम है कि सारे घावों को भर देता है। जैसे कि 8th क्लास से पार होकर राइटर 9th क्लास में आए थे। जैन नाम है इनका, जैन गोडियूसो, और वह बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपने पुराने दोस्तों को याद करते थे, पुराने टीचर्स को याद करते थे, परंतु जब वह नए स्कूल में आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही उनका घर भी जल गया और जो उनकी सबसे प्यारी चीज़ थी, उनकी बिल्ली, वो भी बहुत दूर उनसे चली गई। उनकी माँ, एक केवल उनके पास उनकी माँ थी और जो उनके पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए थे। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ जिससे आपको एक बार और से रिवाइज हो जाए। तो उसके पिता बहुत पहले ही मर गए थे और उनकी माँ, जो आग में सामान जल रहा था, उसको बहुत अच्छी तरह से बचा के लेके आई थी और सब चीज़ों से बचाया था। धीरे धीरे वक्त के साथ उनके स्कूल वाले फ्रेंड्स और स्कूल टीचर्स ने उन्हें सपोर्ट किया और इस सब परेशानियों से वो उभर कर आए और लास्ट में उन्हें अपनी बिल्ली भी मिल गई। इसके बाद बेटा ये ग्लॉसरी है। स्ट्रोकिंग द फायर, फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर, मतलब उसमें कोयला डालना आग में। ज़ॉम्बी, अ डल एंड एपैथेटिक पर्सन, एक नीरस पर्सन। शोरियल, स्ट्रेंज या विजारे, मतलब अजनबी सा। मिलिंग अराउंड, मूविंग इन एन एमलेस मैनर, इधर उधर बिना उद्देश्य के घूमना। शोव यानी पुश हार्ड यानी धक्का देना। और ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनके मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ें। आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता जो चैप्टर से अलग क्वेश्चंस आए। आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, पर आप इसे अपने सामने बुक लेके पढ़िए जिससे आपको ये पूरी तरह से याद हो जाए। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।